क्या है, इसको कौन कौन यूज़ करते हैं और इसका इस्तेमाल हम क्यों करते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। देन हम बात करेंगे मेटास्प्लॉइट की हिस्ट्री के बारे में, मेटास्प्लॉइट किसने बनाया और मेटास्प्लॉइट बनने से पहले क्या चीज़ यूज़ में होती थी वो हम जानेंगे। साथ ही साथ हम जानेंगे किस तरीके से हम मेटास्प्लॉइट का एक लैब इन्वायरमेंट रेडी कर सकते हैं, मेटास्प्लॉइट को किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं, चाहे अपना लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हो या फिर हमारा विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर हम बात करने वाले हैं मेटास्प्लॉइट के आर्किटेक्चर के बारे में एंड मेटास्प्लॉइट के मॉड्यूल्स के बारे में। तो ये सब आज हम कवर करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू मेटास्प्लॉइट से। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू मेटास्प्लॉइट की, जहाँ पे हम बात करते हैं कि मेटास्प्लॉइट क्या है एक्चुअल में, ये हम जान लेते हैं। सो मेटास्प्लॉइट एक बहुत ही पॉपुलर पेनिट्रेशन टेस्टिंग टूल है। सो अगर आप पेनिट्रेशन टेस्टिंग करना चाहते हैं, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट करना चाहते हैं, सो मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क या फिर जो मेटास्प्लॉइट है वो आपके लिए बहुत ही अच्छा टूल साबित हो सकता है। और दोस्तों, जिनको नहीं पता कि पेनिट्रेशन टेस्टिंग क्या होती है उनको मैं बता देता हूं कि पेनिट्रेशन टेस्टिंग एक ऐसी सिक्योरिटी टेस्टिंग होती है जहां पे हम नेटवर्क या फिर सिस्टम में वर्नेबिलिटीज़ ढूंढते हैं। वर्नेबिलिटीज़ मींस वीकनेस ऑफ सिस्टम, यानी कि सिस्टम में नेटवर्क की वो वीकनेस जिनकी मदद से अटैकर उन नेटवर्क को हैक कर सकता है या फिर उनका अनऑथराइज्ड एक्सेस ले सकता है। ऐसी कमियों को, ऐसी वर्नेबिलिटीज़ को हम ढूंढते हैं, उन्हीं को हम पेनिट्रेशन टेस्टिंग कहते हैं। इसके बारे में मैंने डिटेल में वीडियो बना रखी जहाँ पे मैंने आपको बताया है कि वर्नेबिलिटी असेसमेंट में और पेनिट्रेशन टेस्टिंग में क्या फ़र्क है। तो अगर वो वाली वीडियो आपने नहीं देखी तो आई बटन पे लिंक है, वो वाला वीडियो भी आप देख सकते हैं। मेटास्प्लॉइट एक ऐसा टूल है जो कि हैकिंग को बहुत ज़्यादा ईजी बना देता है। अगर आप मेटास्प्लॉइट का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आपके लिए हैकिंग एक बहुत ही मुश्किल टास्क हो सकता है, लेकिन अगर आप मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करते हैं तो हैकिंग आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाती है। मेटास्प्लॉइट एक ऐसा टूल है जिसको आप मल्टीपर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं हैकिंग में। अगर आपको इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करना है तो आप मेटास्प्लॉइट का इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको सिस्टम का एक्सेस गेन करना है तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, एक्सेस को मेंटेन रखने के लिए, यहाँ तक कि अगर आपको सिक्योरिटी डिवाइसेस या फिर हम बात करते हैं सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर्स जैसे कि एंटीवायरस, आईडीएस, आईपीएस डिवाइसेस जो कि सिक्योरिटी डिवाइसेस रहते हैं, किसी भी इंट्रूजन को या फिर किसी भी अनऑथराइज्ड एक्सेस को डिटेक्ट करने के लिए चीज़ें बनाई गई हैं, अगर उन डिवाइसेस से आपको बचना है तो उनके लिए भी आप मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक ऐसा टूल है जिसको रेड टीम और ब्लू टीम दोनों ही इस्तेमाल करते हैं, यानी कि डिफेंसिव और ऑफेंसिव पर्पस से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ तक कि जो मेटास्प्लॉइट है वो एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है जिसकी मदद से हैकर इसको कस्टमाइज कर सकते हैं अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग। एंड दोस्तों, मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क फ्री एंड लाइसेंस दोनों ही ऑप्शन में आपको अवेलेबल है इंटरनेट पे। अगर आप इसका फ्री वर्जन इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो काली लिनक्स अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो प्री इंस्टॉल्ड आता है काली लिनक्स में। एंड अगर आप इसको विंडोज़ में इंस्टॉल करना चाहते हैं तो वो भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। वो भी हम थोड़ी ही देर में जानेंगे किस तरीके से हम इसको विंडोज़ में इंस्टॉल कर सकते हैं। बट अगर आप इसका पेड वर्जन इंस्टॉल करना चाहते हैं और अगर आप कमांड लाइन पर काम नहीं करना चाहते, क्योंकि अगर आप इसका फ्री वर्जन इंस्टॉल करेंगे तो वहाँ पर आपको कमांड लाइन पर काम करना पड़ेगा। हालांकि कुछ अदर ऑप्शंस भी हैं जहां पे हम इसको ग्राफिकली फ्री में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप जेन्युइन मेटास्प्लॉइट को डाउनलोड करेंगे ग्राफिकल वर्जन में, ग्राफिकली यूज करने के लिए, तो आपको वहां पे उसका लाइसेंस लेना पड़ेगा। सो बेसिकली ये था एक बेसिक इंट्रोडक्शन मेटास्प्लॉइट के बारे में। तो जहाँ पे हमने जाना कि मेटास्प्लॉइट जो है एक बहुत ही पॉपुलर पेन टेस्टिंग टूल है जिसको रेड टीम एंड ब्लू टीम दोनों ही इस्तेमाल कर सकती हैं। आप इसको पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए, इवन वर्नेबिलिटी असेसमेंट के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हैकर्स यूज़ करते हैं इसको कस्टमाइज करने के लिए अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग। एंड ये दोनों ही ऑप्शंस में अवेलेबल है, फ्री में एंड लाइसेंस बोथ, जैसा चाहें आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। सो ये था एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मेटास्प्लॉइट के बारे में। आगे बढ़ते हैं। सो अब हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ मेटास्प्लॉइट, यानी कि मेटास्प्लॉइट की हिस्ट्री के बारे में हम बात करते हैं कि मेटास्प्लॉइट का क्या हिस्ट्री है। सो फ्रेंड्स, अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करते हैं तो एस.डी. मोर नाम का एक पर्सन था जिसने बहुत सालों पहले इस प्रोजेक्ट पे काम करना स्टार्ट करा था और 2003 में मेटास्प्लॉइट का 1.0 वर्जन रिलीज़ हुआ जो कि पर्ल लैंग्वेज में लिखा गया था, जिसमें 11 एक्सप्लॉइट्स थे, राइट। एंड 2007 में क्या हुआ, इस जो मेटास्प्लॉइट था जो कि पर्ल लैंग्वेज में लिखा गया था, इसको दोबारा से लिखा गया रूबी लैंग्वेज में, ठीक है। पर्ल एंड रूबी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जैसे कि पाइथन, जावा, C++, इसी तरीके से पर्ल एंड रूबी है। सो 2007 में इसको वापस से लिखा गया, इनकी रीराइट करा गया रूबी लैंग्वेज में। एंड उसके 2 साल बाद 2009 में इसको रैपिड7 नाम की कंपनी में, जो कि सिक्योरिटी कंपनी है, उसने मेटास्प्लॉइट को ख़रीद लिया 2009 में। एंड जब ये मेटास्प्लॉइट जब बना था यानी कि 2003 में, तब इसमें 11 एक्सप्लॉइट्स थे, लेकिन जब 2009 में इसको रैपिड7 ने ख़रीदा तो इसमें 1500 से ज़्यादा एक्सप्लॉइट्स थे, जो कि स्टार्टिंग में 11 एक्सप्लॉइट्स थे। एंड
500 से ज़्यादा इसमें पेलोड्स थे। सो बहुत ही ज़्यादा बदलाव हो गया था 2003 के अकॉर्डिंग, अगर हम 2009 में इसमें बात करते हैं तो। एंड मेटास्प्लॉइट से पहले क्या चलता था वो हम बात कर लेते हैं। जब तक मेटास्प्लॉइट नहीं आया था उससे पहले जितने भी हमारे पास सिक्योरिटी रिसर्चर्स थे या फिर जो पेन टेस्टर्स थे, उनको मैनुअली कोड लिखने पड़ते थे एंड सिस्टम के अकॉर्डिंग उनको कोड लिखने पड़ते थे कि किस सिस्टम पर अटैक करना है, उसके हिसाब से उनको कोड लिखने पड़ते हैं। उनको ये भी नहीं पता होता था कि जो हम कोड लिख रहे हैं वो एक्चुअल में उस पर्टिकुलर सिस्टम पे वर्क करेगा भी या फिर नहीं करेगा। तो इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टीज आती थी पेन टेस्टिंग में, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट में। लेकिन मेटास्प्लॉइट के आने के बाद उनका काम बहुत ही ज़्यादा ईजी हो गया। तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहा जो पेन टेस्टर्स से, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहा ये प्रोजेक्ट पेन टेस्टर्स के लिए, सिक्योरिटी रिसर्चर्स के लिए। तो ये बहुत ही बड़ा रोल निभाता है मेटास्प्लॉइट पेन टेस्टिंग में, जो कि हम धीरे धीरे आगे हम कवर करने वाले उन चीज़ों को। तो ये था एक हिस्ट्री मेटास्प्लॉइट के बारे में, जहाँ पे हमने जाना कि 2003 में एसडी मोर ने इसको इंट्रोड्यूस करा, जहाँ पे 11 एक्सप्लॉइट्स थे। एंड 2007 में इसको रीराइट करा गया रूबी में, जो कि स्टार्टिंग में पर्ल लैंग्वेज में लिखा गया था एंड बाद में इसको रूबी में कन्वर्ट कर दिया गया। एंड 2009 में इसको रैपिड 7 ने खरीद लिया गया, जहाँ पे 11 एक्सप्लॉइट थे, बाद में 1500 एक्सप्लॉइट्स कर दिए गए एंड 500 ज़्यादा इसमें पेलोड्स कर दिए गए। तो ये था दोस्तों हिस्ट्री ऑफ मेटास्प्लॉइट। अब हम बात करते हैं मेटास्प्लॉइट लैब को किस तरीके से हम रेडी कर सकते हैं। सो मेटास्प्लॉइट लैब को रेडी करने के लिए आपको एक VMware की जरूरत पड़ेगी, एक Kali Linux मेटास्प्लॉइटेबल ऑपरेटिंग सिस्टम एंड विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। सो अगर आपने मेरी पहले की एक वीडियो नहीं देखी जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से आप एक हैकिंग लैब रेडी कर सकते हैं, एक वर्चुअल लैब रेडी कर सकते हैं, तो आई बटन पर उसका लिंक है, तो वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, जहाँ पे मैंने आपको बताया है डिटेल में कि किस तरीके से आप हैकिंग लैब को रेडी कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब जान लेते हैं कि किस तरीके से हम मेटास्प्लॉइट को इंस्टॉल करेंगे अपने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में। अब क्योंकि Kali Linux में मेटास्प्लॉइट ऑलरेडी प्री इंस्टॉल्ड आता है, तो वो हम देखेंगे किस तरीके से हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। बट अभी फिलहाल हम देखते हैं कि किस तरीके से हम इसको विंडोज़ में इंस्टॉल कर सकते हैं। सो मेटास्प्लॉइट को विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले हम चलते हैं अपने ब्राउजर पे। तो ब्राउजर ओपन करने के बाद आपको सर्च बार में लिखना है metasploit.com। तो यहाँ पे मेटास्प्लॉइट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो यहाँ पे ओपन हो चुकी है। अब हम क्लिक करेंगे यहाँ पे डाउनलोड वाले ऑप्शन पे, और डाउनलोड ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके सामने दो ऑप्शंस आएंगे, मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क एंड मेटास्प्लॉइट प्रो। सो जो मेटास्प्लॉइट प्रो है वो प्रोफेशनल वर्जन है मेटास्प्लॉइट का, जहाँ पे आपको लाइसेंस लेना पड़ता है इसको यूज़ करने के लिए। हालांकि आप इसका फ्री ट्रायल इस्तेमाल कर सकते हैं, बट अभी हम इस्तेमाल कर रहे हैं मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क का। तो या तो आप डाउनलोड ऑप्शन पे क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं, अदरवाइज़ अगर आपको इसके अदर वर्जन्स देखने हैं या फिर आप इसको अलग अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आप अदर वर्जन्स पे क्लिक करेंगे। अदर वर्जन्स पे क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे लिनक्स एंड विंडोज़ दोनों के ही इंस्टॉलर यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। तो क्योंकि हम इसको इंस्टॉल करने हैं हमारे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पे, तो हम क्लिक करेंगे पहले वाले ऑप्शन पे, यानी कि विंडोज़ 64 installer.exe। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो जो डाउनलोड होगा वो स्टार्ट हो चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो जब आप इसको डाउनलोड कर लेंगे तो कुछ इस तरह का .exe फाइल आपको देखने को मिलेगा। इसको आपने नॉर्मली डबल क्लिक करके, और यहाँ पे आपको नॉर्मल जैसे आप सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं सिंपली आपको उसको इंस्टॉल कर लेना है। एंड इंस्टॉल करने के बाद आपको CMD को एज ए एडमिनिस्ट्रेटर ओपन करना है। तो हम CMD को एज ए एडमिनिस्ट्रेटर ओपन कर लेते हैं। तो अब हमको CMD को एज ए एडमिनिस्ट्रेटर ओपन करना है। तो मैं यहाँ पे सर्च बार में लिखता हूँ CMD एंड मैं उसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करता हूँ। अब यहाँ पे आपको उस डायरेक्टरी में जाना है जहाँ पे आपने अपने मेटास्प्लॉइट को इंस्टॉल किया हो। इन माय केस हमने इंस्टॉल करा है मेटास्प्लॉइट को C ड्राइव में मेटास्प्लॉइट फोल्डर के अंदर। तो अभी हमको इसी डायरेक्टरी में जाना है। तो अभी हम यहाँ पे मैं अपना पाथ चेंज करता हूँ और सेम डायरेक्टरी में चलता हूँ। तो अभी हम मेटास्प्लॉइट डायरेक्टरी में आ चुके हैं, dir करके चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास सारी डायरेक्टरी ओपन हो चुकी है। अब यहाँ पे हमको कमांड लिखना है console.bat एंड ये कमांड रन करने के बाद आप मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क को इस्तेमाल कर सकते हैं विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में। जितना भी कमांड आप मेटास्प्लॉइट में यूज़ करेंगे वो सारा का सारा आप विंडोज़ यहीं से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो थोड़ा सा टाइम लेगा ये ओपन होने में। तो फ्रेंड्स, कमांड को एग्जीक्यूट होने के बाद कुछ इस तरह का आपको कमांड लाइन इंटरफेस देखने को मिलता है मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क का। और अगर आपको इसका ग्राफिकल इंटरफेस में काम करना पसंद है एंड अगर आप इसको ग्राफिकल इंटरफेस में यूज़ करना चाहते हैं,
तो नीचे कमेंट करके बताइए, मैं ज़रूर उसके ऊपर वीडियो लेके आऊँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं विंडोज़ में हमारा मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क इंस्टॉल हो चुका है। अब हम यहाँ पे इसको सिक्योरिटी टेस्टिंग, पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं लिनक्स में किस तरीके से आप इसको इस्तेमाल करेंगे। तो चलते हैं अपने लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे। तो दोस्तों हम आ गए हैं अपने काले लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे। अब यहाँ पे हमको ओपन करना है टर्मिनल, एंड टर्मिनल ओपन करने के बाद यहाँ पे हमको एक कमांड लिखनी है MSF कंसोल। तो जैसे ही आप MSF कंसोल एंटर करेंगे, यहाँ पे हमारा मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क ऑन हो जाएगा, एंड इस तरीके से आप लिनक्स में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि किस तरीके से आप विंडोज़ और लिनक्स में इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और बात करते हैं मेटास्प्लॉइट आर्किटेक्चर एंड उसके मॉड्यूल्स के बारे में। तो मेटास्प्लॉइट के फाइल सिस्टम को देखने के लिए एंड उसके मॉड्यूल्स को देखने के लिए हम चलते हैं यहाँ पे फाइल सिस्टम पे, एंड फाइल सिस्टम पे जाने के बाद आपको जाना है USR डायरेक्टरी पे, एंड उसके बाद आपको जाना है शेयर डायरेक्टरी पे, एंड देन आपको यहाँ पे मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क पे क्लिक करना है। यहाँ पे मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क की डायरेक्टरी आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे हम लिखते हैं मेटास्प्लॉइट। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क की डायरेक्टरी यहाँ पे मिल रही है। सो यहाँ पे हमें मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क के इंपॉर्टेंट डायरेक्टरी मिल रही है, और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल रहा होगा मॉड्यूल्स का। सो मॉड्यूल्स डायरेक्टरी जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मल्टीपल मॉड्यूल्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि ऑक्सिलरी, पेलोड्स, एक्सप्लॉइट्स। इन सभी के बारे में अभी थोड़ी देर में हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन पहले हम समझ लेते हैं इन डायरेक्टरीज के बारे में। तो यहाँ पे मल्टीपल डायरेक्टरीज आपको देखने को मिल रही हैं। सबसे पहले अगर हम जहाँ पे डेटा की डायरेक्टरी है उसकी अगर हम बात करते हैं, जो यहाँ पे आपको दिख रही है। सो फ्रेंड, जो डेटा डायरेक्टरी होती है इसमें आपकी एडिटेबल फाइल्स रहती है, जो कि मेटास्प्लॉइट यूज़ करता है बाइनरीज को स्टोर करने के लिए सर्टेन एक्सप्लॉइट्स के लिए। ओके, एंड देन अगर हम दूसरी डायरेक्टरी की बात करते हैं टूल्स की, तो यहाँ पे जो टूल्स डायरेक्टरी मिल रही है, यहाँ पे आपके कमांड लाइन यूटिलिटीज़ रहती हैं जो कि हम यूज़ करते हैं मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क के दौरान। थर्ड, अगर हम बात करते हैं स्क्रिप्ट्स की, तो जैसे कि नाम से पता चल रहा है यहाँ पे आपके स्क्रिप्ट्स रहती हैं। फिर एक डायरेक्टरी आती है मॉड्यूल्स, जिसके बारे में अभी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो मॉड्यूल्स वो डायरेक्टरी रहती है जिसके अंदर एक्चुअल मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क के मॉड्यूल्स रहते हैं, जैसे कि एक्सप्लॉइट्स, ऑक्सिलरी, पेलोड, जिनके बारे में अभी हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट, अगर हम प्लगइन्स की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपके प्लगइन्स रहते हैं जो कि आपके काम को और ज़्यादा इजी बना देते हैं, जैसे कि जो काम आपको मैनुअली करने पड़ते वो यहाँ पे प्लगइन्स का इस्तेमाल करके वो टास्क आप ऑटोमेटिक कर सकते हो। फिर अगर हम डॉक्यूमेंटेशन की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो डॉक्यूमेंटेशन डायरेक्टरी है, तो अगर हम डॉक्यूमेंटेशन डायरेक्टरी के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे अवेलेबल डॉक्यूमेंट रहते हैं रिलेटेड टू मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क। एंड लास्ट, अगर हम लाइब्रेरी के बारे में बात करते हैं, तो ये बेसिकली मीट ऑफ द फ्रेमवर्क कोड बेस है, यानी कि यहाँ पे क्या होता है, पूरा लाइब्रेरी रहता है मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क का। तो ये था मेटास्प्लॉइट का फाइल सिस्टम, एंड अब हम बात करते हैं इसके मॉड्यूल्स के बारे में। सो मेटास्प्लॉइट के जो मॉड्यूल है वो क्या होता है। सो मॉड्यूल एक ऐसा पीस ऑफ सॉफ्टवेयर होता है जो कि मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क यूज़ करता है कुछ सर्टेन टास्क को परफॉर्म करने के लिए, जैसे कि किसी भी टारगेट को स्कैन करने के लिए या फिर एक्सप्लॉइट करने के लिए। सो ये एक्सप्लॉइट होता क्या है, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको धीरे धीरे करके इन सब चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ, जहाँ पे हम बात करेंगे एक्सप्लॉइट, ऑक्सिलरीज, पेलोड्स, एनकोडर्स, नॉब्स, इवेजन एंड पोस्ट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सप्लॉइट के बारे में कि एक्सप्लॉइट क्या होता है। सो एक्सप्लॉइट एक ऐसा टूल होता है जो कि हम किसी भी सिस्टम की या किसी भी नेटवर्क की वर्नेबिलिटी का एडवांटेज लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपका एक कंप्यूटर है और उस कंप्यूटर की एक वीकनेस है या फिर उस कंप्यूटर में एक वर्नेबिलिटी है जिसकी मदद से कोई भी आपके सिस्टम में एक्सेस ले सकता है। तो उस वर्नेबिलिटी का एडवांटेज लेने के लिए हम एक्सप्लॉइट का इस्तेमाल करते हैं। एक्सप्लॉइट का इस्तेमाल करके हम किसी भी सिस्टम में अपना एक्सेस क्रिएट करते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑक्सिलरी की। सो जो ऑक्सिलरी मॉड्यूल रहता है इसका एक्सप्लॉइटेशन से कोई लिंक नहीं होता, यानी कि इसको हम सिस्टम में एक्सेस बनाने के लिए नहीं यूज़ करते हैं। इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं हमारे टारगेट पे स्कैनिंग करने के लिए, स्निफिंग करने के लिए, फजर्स के लिए, डॉस अटैक परफॉर्म करने के लिए। ये सब अटैक परफॉर्म करने के लिए हम ऑक्सिलरी का इस्तेमाल करते हैं। थर्ड, अगर हम पेलोड की बात करते हैं तो पेलोड वो कोड होता है जो कि किसी भी सिस्टम में एक्सेस लेने के बाद जब हम एक्सप्लॉइट करते हैं किसी भी सिस्टम में, उसके बाद जो हम कोड एग्जीक्यूट करते हैं वो पेलोड होता है। सो पेलोड की ही मदद से हम किसी भी सिस्टम का रिमोट ले सकते हैं या फिर अदर टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं।
फोर्थ अगर हम बात करते हैं एनकोडर्स की, तो एनकोडर्स क्या करते हैं, एनकोडर्स आपके कोड को एक ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं ताकि एंड सिस्टम पे या फिर एंड नेटवर्क पे अगर कोई नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइसेस लगा हुआ है जैसे कि आईडीएस, आईपीएस, एंटीवायरस, तो वो उसको डिटेक्ट ना कर पाए और आपके पेलोड को जो आपकी डेस्टिनेशन है वहाँ तक सही तरीके से पहुँचाने का काम एनकोडर्स करते हैं। फिफ्थ अगर हम बात करते हैं नॉब्स की, तो नॉब्स का फुल फॉर्म होता है नो ऑपरेशंस। तो नॉब्स का काम होता है आपके पेलोड के साइज़ को मेंटेन रखना और आपके पेलोड्स को क्रैश होने से बचाना। सिक्स्थ अगर हम बात करते हैं इवेजन की, तो जो इवेजन मॉड्यूल है ये न्यू लॉन्च हुआ है मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क में। इवेजन मॉड्यूल का काम होता है आपके पेलोड्स को, जो हमारे एंटीवायरस रहते हैं या फिर आईडीएस, आईपीएस डिवाइसेस हैं जो कि सिक्योरिटी डिवाइसेस रहते हैं और अनऑथराइज्ड एक्सेस को डिटेक्ट कर लेते हैं, इन डिवाइसेस से, इन सॉफ्टवेयर से बचने के लिए हम इवेजन मॉड्यूल का इस्तेमाल करते हैं। लास्ट अगर हम बात करते हैं पोस्ट मॉड्यूल का, सो पोस्ट एक्सप्लॉयटेशन मॉड्यूल हम यूज़ करते हैं किसी भी नेटवर्क में या किसी भी सिस्टम में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए। एक बार अगर आपने किसी भी सिस्टम में, किसी भी नेटवर्क में पेनिट्रेशन टेस्टिंग करी, उस सिस्टम में आपने एंट्री ले ली, तो उस सिस्टम की और ज़्यादा डीपर इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए हम पोस्ट एक्सप्लॉयटेशन मॉड्यूल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो में, जहाँ पे मैंने आपको बताया मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क के बारे में कि मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क क्या है, उसका इंट्रोडक्शन, उसकी हिस्ट्री, किस तरीके से हम इंस्टॉल कर सकते हैं मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क को विंडोज़ या फिर लिनक्स में, एंड मेटास्प्लॉइट के फाइल सिस्टम एंड आर्किटेक्चर के बारे में एंड उसके मॉड्यूल्स के बारे में। तो ये था हमारी सीरीज़ का पहला वीडियो, और इसी तरीके से अगर आप और भी वीडियोज़ चाहते हैं मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क की तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और दोस्तों अगर आप एथिकल हैकिंग की लाइव ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, उस लिंक पे क्लिक करके आप फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली हमें व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हम एथिकल हैकिंग की लाइव ऑनलाइन ट्रेनिंग देते हैं। तो और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जानने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन पे हमारे सारे कॉन्टैक्ट लिंक्स नीचे दिए गए हैं, आप उस पर भी हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।